क्या सुप्रीम कोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल कोर्ट है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मेरा नाम है आयुष रैना और आज मैं डिस्कस करूंगा कि यूपीएससी ने क्यों ऐसा सवाल पूछा और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में वो हमसे क्या जानना चाहता था मेंस 2024 में। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो कल का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था अबाउट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, उसमें से सबसे बेहतरीन मुझे कंक्लूजन सौम्यजीत घोष 789 ये आईडी का जो उन्होंने लिखा है वो लगा है। आप इसे जरूर देखिए और कोशिश कीजिए इस तरीके के 2 लाइन वाले कंक्लूजन लिखने की। मैंने आपको थंब रूल बताया था, कंक्लूजन कभी भी 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 से 30 शब्द अप्रॉक्सीमेटली उसमें होने चाहिए और वो वे फॉरवर्ड बताना होना चाहिए। हालांकि यहां पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि सीपीसी, सुप्रीम कोर्ट पूरा वर्ड लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ऑल्दो दिस माइट इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्ड्स बट इट इज सेफर दैट वे। क्वेश्चन पूछा गया 2024 मेंस में कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज द सुप्रीम कोर्ट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। नाउ 2 parts of the question are very clearly visible. First part wants you to give the reasons for why PIL or public interest litigation has increased. Second part wants you to assess that whether Indian Supreme Court has become the most powerful judiciary because of that reason, है ना। So ये 2 parts हैं। सिंपली अगर मैं कहूं 15 मार्कर का है और 250 वर्ड्स है तो उसको डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास जो 7 तरीके हैं उनमें से एक तरीका है PIL को डिफाइन कर दूं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन refers to litigation filed in a court of law for the protection of public interests such as pollution, terrorism, road safety, constructional hazard, etc. This is the simpler one. Another way in which you can introduce is by using data, which I have already told you is very important in introducing answers. Any matter where the interest of public at large is affected can be redressed by filing PIL. A total of 9 lakh, upwards of 9 lakh PILs were filed in the last almost 30 years, and on an average almost 26,000 PILs are filed every year. If you can't remember the exact number, it is okay. You say 9 lakh PIL आज तक फाइल हो चुकी है और हर साल 25,000 PILs फाइल होती है। That showcases that there is trust among the public, and this PIL is filed only with the Supreme Court. I'm talking about the Supreme Court of India only. Now, once you start talking about the first part, reasons for the growth of PIL, अगर आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये दिखा पाओ कि PIL किन किन केसेस में यूज किया गया है तो उसका आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा और आप कम से कम स्पेस के अंदर, लगभग 2 लाइनों जितनी स्पेस के अंदर ये चार्ट, 3 से 4 लाइनों की स्पेस के अंदर ये चार्ट बना सकते हो। ये क्या है? ये है एवोल्यूशन ऑफ PIL एंड लैंडमार्क केसेस रिगार्डिंग PIL। आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हर केस में क्या हुआ था। जस्ट जर्नी ऑफ PIL इन इंडिया की अगर आप टाइमलाइन दिखा दोगे बिफोर स्टार्टिंग द रीजंस, है ना, तो इट एड्स वैल्यू। You may exclude it, you may continue to exclude it, है ना। जैसे कल के क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर जब क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि what are the drawbacks of ADR या what are the drawbacks of लोकपाल और what are the drawbacks of arbitration tribunal, है ना, तो आप क्यों लिख रहे हो उसमें सर, वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा और मैंने वहां पे भी रिप्लाई किया कि देखो यार, क्वेश्चन 150 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का कई बार इतना कंटेंट नहीं होता है। उस क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो 2 या 3 लाइनों में आंसर की जा सकती है, उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स किस प्रकार का होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये जो केसेस हैं दीज आर एसेंशियल लैंडमार्क्स इन द सुप्रीम कोर्ट जर्नी ऑन PIL, ठीक है। बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा। कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे मैं पर्सनली गाइड करता हूं स्टूडेंट्स को, एंड आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन से लेके वीकली लाइव डिस्कशन से लेके 1-on-1 सेशंस वहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं। वापस आते हैं रीजंस फॉर PIL के लिए, आप ये कह सकते हो कि 7 रीजंस आर देयर जिसकी वजह से PIL जो है वो इंक्रीज हुआ है। सबसे पहला है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, चाहे वो रिट पिटिशन आर्टिकल 32, 226, 136 के अंदर हो, है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिशनरी माना है कि अपनी मर्जी से, अपने डिसीजन से वो उस किसी भी पिटिशन को सुन सकता है। लिबरल प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग PIL, तो सुप्रीम कोर्ट ने लिबरलाइज कर दिया, लोकस स्टैंडी को भी लिबरलाइज कर दिया और प्रोसीजर को भी लिबरलाइज कर दिया। लोकस स्टैंडी का मतलब कौन
किसके बिहाफ पे आके पीआईएल फाइल कर सकता है? कोई भी लॉयर, कोई भी वेल मीनिंग पब्लिक सिटीजन हो, ये सब पीआईएल फाइल कर सकते हैं। और पीआईएल फाइल करने के लिए आप मात्र जजेस को लेटर लिखते हो तो भी उसे पीआईएल माना जाएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट leverages or you can say these are important leniencies that have been adopted, जिसकी वजह से PIL की adoption बढ़ी। तीसरा, इंटरनेशनल जुडिशरीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप की कुछ जुडिशरीज में जो क्लास एक्शन सूट होता है या सोशल एक्शन लिटिगेशन होता है, जिसमें बहुत सारे अफेक्टेड मार्जिनलाइज सेक्शंस को एक ही साथ रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, उससे भी भारत की जुडिशरी इंस्पायर हुई है। जजेस का रोल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रोल ऑफ जजेस, ट्रस्ट इन जुडिशरी तब बढ़ा जब जजेस ने खुद जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया। इसमें जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर, इनका सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी इस कंसेप्शन की फ्रॉम 1979 केस ऑफ हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अलावा जो लिबरलाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई ना, उसमें इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स में बहुत सारे मल्टीनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स आने लग गए, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे वो क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे वो क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, लोगों की डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से हो रही है, लैंड एक्विजिशन किस प्रकार से हो रहा है, बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर किस प्रकार से किया जा रहा है, वो इंस्टेंसेस बढ़ गए, दे इंक्रीज्ड। आप इसका एग्जाम्पल साइट कर सकते हो एमसी मेहता की जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस हैं या एनवायरमेंटल लिटिगेशंस है, वो सारे 1980s के बाद आई हैं क्योंकि तब प्राइवेट सेक्टर ग्रो करना शुरू कर गया था, इंडस्ट्रीज ग्रो करना शुरू कर गई थी। ऑल्सो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी हैज टू बी हाईलाइटेड, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, कॉमन कॉज जैसी संस्थाएं हैं जो पीआईएल्स डालती हैं लोगों के बिहाफ पे बहुत सारे इश्यूज को लेके, इलेक्टोरल राइट्स को लेके, राइट टू फूड को लेके, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजों के लिए सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है। These are the reasons why PIL have increased. Now second part of the question will asking you कि क्या इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है? एक्चुअली अगर आप कुछ स्कॉलर्स की मानो तो यह बात सत्य है। भारत की जुडिशरी के पास जितनी पावर्स है वो शायद ही विश्व की किसी और जुडिशरी के पास है, पर अगेन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, तो आमतौर पे स्वीपिंग स्टेटमेंट को हम सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हम उसके ट्रू आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम फेवर में आर्ग्यूमेंट तो देंगे। पीआईएल की वजह से सबसे पहले तो वो फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली लिंक टू पीआईएल हम वो हाईलाइट करेंगे, नॉट अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स भी मैंने लिखे इस आंसर में, बट पीआईएल की वजह से जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो दैट जुडिशरी हैज बिकम मोस्ट पावरफुल, वो पहले देने। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है दैट एज ए रिजल्ट ऑफ पीआईएल हैज इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो इमर्ज होता है वो है मैटर ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन का। जुडिशियल लेजिस्लेशन तब होता है जब जुडिशरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के या पब्लिक इंटरेस्ट में कानून, पॉलिसीज, लॉज बनाने लगती है। इसकी ढेर सारी एग्जांपल आप दे सकते हो। विशाखा केस में 1997 में जो गाइडलाइंस दी गई थी, वो क्रैकर्स के ऊपर जो बैन किया गया देश भर में, वो हाईवेज के 500 मीटर के अंदर अंदर कोई भी ठेका नहीं खुलेगा, वो है ना, या लिकर शॉप so to speak will not open. All these are examples of judicial legislation. Judiciary gives guidelines in multiple aspects, चाहे वो persons with disabilities के regarding हो, चाहे वो representation of them in media हो, है ना, बहुत सारी guidelines निकालता है सुप्रीम कोर्ट। और कई बार तो वो मैनेजमेंट ऑफ बॉडीज के अंदर भी इंटरफेयर करता है, जैसे बीसीसीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोधा पैनल बनाया। आपने इसमें क्वालिटी जजमेंट पास नहीं करनी, मतलब कि अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, अभी इसकी बात नहीं कर रही है। अभी आपने बात करना है कि पावरफुल है या नहीं, तो पावरफुल तो है, अगर ये सब कर सकता है तो पावरफुल है। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपने पास है और हम उसकी इंटरप्रिटेशन खुद करते हैं।
सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन भी हम खुद करते हैं, जिससे यह पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की पावर है मैटर्स की, है ना। सो इवन इफ यू डोंट फाइल पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस अपने आप से। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट एमिकस क्यूरे को भी अपॉइंट कर सकता है एज फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट टू हेल्प इट इन केसेस। एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट पैनल्स भी बनाता है डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली फार्म लॉज के रिलेटेड पैनल बनवा दिया है ना, कि इनको जो है इन्वेस्टिगेट करो और फार्मर्स के साथ डिस्कशन करो। तो ऐसी पावर्स किसी जुडिशरी के पास होगी तो इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरीज। बट इसके अगेंस्ट चैलेंज भी है। पावरफुल होने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ पावर है आपके पास, आपकी फंक्शनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल हो। अगर आप केसेस की पेंडेंसी देखो तो तकरीबन 80,000 के आसपास केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, और इनमें से 50% 5 साल से ज्यादा पेंडिंग है। इनफैक्ट ये क्रिटिसिज्म मैं नहीं, खुद माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस चंद्रचूड़ जी कर चुके हैं कि हम कई सारे ऐसे केसेस ले आते हैं लिटिगेशन के चक्कर में जिनको सुप्रीम कोर्ट के पास आना नहीं चाहिए। तो ये एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है जिसकी वजह से आप पावर के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो। एलिगेशन, यहां पे लगाना है एलिगेशन, अलेजेड जुडिशियल इवेजन इन केस ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस। पिक एंड चूज करने की केसेस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगता है कि वो कुछ केसेस को बहुत जल्दी हियरिंग ले लेता है और कुछ केसेस को बहुत डिले पे रखता है। दिस इंक्लूड्स केसेस लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट और उसकी जो इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, केसेस लाइक आधार जिनकी जजमेंट 5 या 6 साल के बाद आई, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अलेजेड यूज करना है वर्ड, ठीक है, क्योंकि आप तो आरोप नहीं लगा रहे हो, कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाया है। कुछ लिमिटेशंस है मैन पावर और रिसोर्सेज और फाइनेंसेस के चलते। एंड यूएस जुडिशरी से जब आप कंपेयर करते हो तो यूएस जुडिशरी का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो काफी समय से चलता आ रहा है, और उसका जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो ब्रॉडर है। ब्रॉडर इसलिए क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन किसी कानून की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार अपने आप को लिमिट कर देता है और कहता है कि मैं किसी कानून को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पे देखूंगा कि वो सही है या नहीं। लेकिन यूएस का सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ को अगर कैंसिल करना होता है तो वो फिलॉसफिकल बेसिस के ऊपर भी कर देता है कि भाई फिलॉसफिकली मुझे लगता है या आइडियोलॉजिकली मुझे लगता है ये कानून जो है फंडामेंटली सुप्रीम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो देयर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लार्जर एज कंपेयर टू इंडिया। ऑफ कोर्स देयर बी अदर लिमिटेशंस, बट ये एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किए बिना आप नहीं बता पाओगे कि इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है। ऑल्दो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ये आप एक्सेप्ट करोगे। नाउ हाउ यू विल कंक्लूड द आंसर, आई लीव इट अप टू यू। कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। कल मैं इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन डिस्कस करूंगा। देयर इज नो वन सिंगल आंसर इन मेंस, बट देयर इज सम अप्रोप्रिएट थिंग्स दैट शुड बी देयर इन योर आंसर्स। वो सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। यदि आपको लगता है कोई और पॉइंट भी ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स के अंदर, मेंस मेंटोरशिप कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। कल एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। कंक्लूजन मुझे कमेंट्स में दिखना चाहिए। धन्यवाद।